देखिए, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है हल कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है कैसे बनाएंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड क्या है? फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड अर्थात HCHO से CH3CHO कैसे आप प्राप्त करोगे, ठीक ना। तो देखिए होता क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। इसका हम लोग कर देते हैं ऑक्सीकरण पहले। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर देते हैं इसका, तो बन जाता है फार्मिक अम्ल HCOOH। पुनः इसका हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं CaOH का होल ट्वाइस के साथ, ठीक है ना। तो बन जाता है HCOO का होल ट्वाइस Ca, जिसका नाम होता है कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक। इसको पुनः हम लोग CH3COO का होल ट्वाइस Ca के साथ क्रिया कराते हैं। ये जो है आपका कैल्शियम फॉर्मेट है, ये आपका कैल्शियम एसीटेट है, इसके साथ क्रिया कराते हैं तो आपका प्राप्त हो जाता है CH3CHO आपका प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो कैसे प्राप्त करते हैं स्टूडेंट्स? HCHO पहले लेते हैं, उसका ऑक्सीकरण करते हैं, फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है, पुनः कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट को जो है कैल्शियम एसीटेट के साथ क्रिया करा देते हैं तो CH3CHO प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। और आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है, साथ ही साथ क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो एसिटल्डिहाइड बनने के साथ साथ जो है कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, किससे? एसिटिक अम्ल से जो है क्या बनाना है हम लोगों को? फॉर्मिक अम्ल बनाना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। एसिटिक अम्ल का पहले हम लोग लेते हैं साल्ट, ठीक ना। अगर NaOH को एसिटिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो एसिटिक अम्ल का साल्ट बन जाएगा अर्थात सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है, CH3COONA जिसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, ये साल्ट है एसिटिक अम्ल का, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे। तो देखिए इसमें से 2 कार्बन है तो 1 कार्बन वाला यौगिक प्राप्त होता है जब NaOH से क्रिया कराया जाता है। 2 कार्बन से यदि 1 कार्बन पहुंचना है तो NaOH से क्रिया करा देंगे तो हो जाएगा ये आपका CH4 और साथ ही साथ आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक। अब देखिए मीथेन को जो है हम लोग क्रिया करा देते हैं Cl2 के साथ, HMu यहाँ पर रहेगा और हो जाएगा आपका CH3Cl प्लस HCl। अब CH3 जो Cl है, CH3Cl इसकी क्रिया KOH से करा दीजिए आप, तो हो जाएगा CH3OH प्लस KCl। अब जो है मेथेनॉल का ऑक्सीकरण आप लोग कराएंगे CH3OH का जब हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करने के पश्चात हम लोग को H2O अर्थात जल बनता है और फॉर्मिक अम्ल बनता है, यानी HCOOH बनता है, ठीक ना। इतना बनता है आपका, ठीक। कुछ नहीं है, देखिए सोडियम एसीटेट को
हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, 2 कार्बन वाला है तो 1 कार्बन अर्थात मीथेन प्राप्त होगा। फिर Cl2 को क्रिया करा देंगे मीथेन के साथ, CH3Cl प्राप्त हो जाएगा, HCl प्राप्त हो जाएगा। फिर CH3Cl को KOH से क्रिया कराएंगे, मेथेनॉल प्राप्त होगा। अब मेथेनॉल का हम लोग जानते हैं जब ऑक्सीकरण करते हैं तो फार्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एसिटल्डिहाइड से एसीटोन, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एसिटल्डिहाइड का जो है ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। तो देखिए एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। तो इसका सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे, K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में। जब ऑक्सीकरण कर देंगे तो फार्मिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, CH3COOH प्राप्त हो जाता है। अब जो है फार्मिक अम्ल का अर्थात CH3COOH का क्रिया हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस के साथ क्रिया करा देंगे। ठीक, तो देखिए होगा क्या, यहाँ से H2O पहले निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, CH3COO का होल ट्वाइस, यहाँ पर आ जाएगा Ca। अब देखिए जो कैल्शियम फॉर्मेट है, अगर इसका हम लोग शुष्क आसवन कर दें अर्थात इसको गर्म कर देंगे, शुष्क आसवन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, CaCO3 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जब CaCO3 निकल जाएगा तो आपका केवल एक ऑक्सीजन बचेगा। कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ठीक है ना। और आपका जो है 3 कार्बन बचेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से 4 कार्बन है तो CaCO3 निकल जाएगा तो आपका 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन बचेगा। तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और आपका CH3, इसी का नाम होता है स्टूडेंट्स एसीटोन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का समीकरण लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का समीकरण लिखना है। एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का समीकरण लिखिए। देखिए एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br, ठीक है ना। तो एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का समीकरण लिखिए। अगर इसको हम लोग एथिल ब्रोमाइड को ही अगर हम लोग KOH से क्रिया करा देते हैं, किससे, KOH से, तो सबसे पहली बात तो ये है कि एथिल जो ब्रोमाइड होगा ये टूटेगा जब, तो बनाएगा यहाँ नीचे लिख देते हैं स्टूडेंट्स, C2H5Br, ये टूटेगा तो C2H5 प्लस में और Br माइनस में, ठीक है ना। तो ये जो Br माइनस है ये नाभिक स्नेही है। क्या है, नाभिक स्नेही। अगर ये Br माइनस जो है आपका पोटेशियम जो है ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, अर्थात इस पे जो है प्लस चार्ज है और Br पे क्या है, माइनस, तो ये नाभिक स्नेही है और ये हमेशा जो धनात्मक स्पीशीज रहती है उसी से क्रिया कर लेगा। तो ये हो जाएगा KBr, क्या हो जाएगा, KBr। तो इसी प्रकार से ये जो है एथिल ब्रोमाइड की एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए, यानी बरती जाती है, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है स्टूडेंट CHCl3 क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना। अगर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है ठीक है ना, तो ये एक विषैली गैस बना लेती है जिसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, जिसको हम लोग बोलते हैं फास्जीन। क्या बोलते हैं? फास्जीन, जो कि काफ़ी विषैली गैस होती है। तो इसका जो ऑक्सीकरण होता है, यदि वायु के प्रभाव में यानी वायु में रख देंगे तब भी ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। और हल्का सा अगर प्रकाश मिल गया तो तुरंत ये जो है फास्जीन में बदल जाता है। प्रकाश और वायु से बचाया जाता है इसको, ठीक है ना। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को जो है अंधेरे कमरों में रखा जाता है और जो उसका बोतल रहता है अच्छी तरीके से कॉर्क के माध्यम से बंद किया जाता है ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो सके, ठीक है ना। तो कल हम लोग 7वें क्वेश्चन से देखेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसको आप रिवीजन करिए कम से कम 2 से 3 बार। जितना अच्छा रिवीजन करेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे, आपको जो है एग्ज़ाम में उतने जो है आत्मविश्वास के साथ आप लिख सकते हैं। हर एक चीज़ को जितनी बार आप रिवीजन करेंगे आपको दिमाग में फीड होती चली जाती हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।